ओहो, क्या हाल है सर? एक बात बताइए, आपको लगता है आप बहुत ब्रेव हैं, आप में बहुत दिलेरी है? अच्छा, चलो छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं। एक बात बताइए, अगर सपोज करो कोई दो बंदे आके आपका अगर कॉलर पकड़ लें तो क्या होगा? फट जाएगी ना। अब जरा इमेजिन कीजिए कि 10 बंदे आपका पीछा कर रहे हैं रात को और आपको घेर लेते हैं, अब आप क्या करेंगे? होगी दिलेरी खुश? और मैं अगर आपको बताऊं कि अगर 50 बंदे हथियारों के साथ आपको घेर लेते हैं, सोचो जरा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आया समझ? बस ये जो सोचकर आपके अंदर जो डर आया ना, ये कहानी इससे आगे की है। ये लोग बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है, ये ड्रिंक पियो, डर के आगे कुछ नहीं है भाई, जिगरा चाहिए जिगरा। और वो जिगरा उसी दिन, उसी जगह, उसी पल पता लगता है कि किसमें कितना जिगरा है, कौन कितना दिलेर है। अगर आपसे 2 बोतल खून की मांग लेना, अगर 2 बोतल आपसे खून की मांग ली तो आपसे देते नहीं बनेगा। लेकिन वो 24 बंदे, 124 बंदों ने अपनी जगह जमीन के लिए अपनी जान दे दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिजांगला, इंडिया चाइना वॉर 1962, रिजांगला। अगर उस दिन वो 123 बंदे नहीं होते ना, तो ये जो आप जा के पैंगयोंग पे और लद्दाख में जाके जो फोटोज खिंचवा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो ना, ये आपको कभी नहीं मिलता। अगर वो बंदों ने अपनी शहादत नहीं दी होती तो कभी सोचा है कि वहाँ जाते हो कभी याद करने, या आपको पता कि हुआ क्या था, कब हुआ, कैसे हुआ? कोई आपके मॉम डैड ने या किसी ने कभी बताया? आप एक बार इमेजिन करके देखिए, हर बंदा जो जहाँ रहता है उसका एक बॉडी टेम्परेचर होता है। आप राजस्थान में रहते हैं तो आपकी अपब्रिंगिंग, जैसे आप बड़े तो आपकी बॉडी यूज टू है हीट की। वहाँ गर्मी है तो गर्मी की यूज टू है, खारा पानी कहीं है तो वो बच्चा वहाँ का यूज टू है। तो कोस्टल इलाके में रहता है वो ह्यूमिडिटी का और उसकी बॉडी यूज टू है। ऐसी जो पहाड़ों में रहते हैं उनकी बॉडी यूज टू है। अब आप सोचिए, इमेजिन करके देखिए, लेकिन आप सपोज कहीं राजस्थान से आते हैं और आपको कोस्टल इलाके में भेज दिया जहाँ ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिड है, क्या बॉडी, आप क्या करोगे? कैसे सर्वाइव करोगे? या राजस्थान के बंदे को या कोस्टल के बंदे को पहाड़ों पे भेज दो, वो कैसे सर्वाइव करेगा? बॉडी यूज टू नहीं है, कितने दिन? धीरे धीरे। अब इमेजिन करके देखिए कि रिजांगला में जहाँ ये हुआ, वहाँ की जितने भी जो कुमाऊं 13 कुमाऊं रेजिमेंट जो थी, उसमें सारे एक अहिरवल बेल्ट से आते हैं। ये बेसिकली वह रेवाड़ी, वेस्टर्न हरियाणा, राजस्थान और इधर के पूरा इलाका पड़ता है। और ये ज़्यादातर इलाका सारा गर्म है। अब गर्म इलाके से इनको वहाँ भेजा गया और ये वहाँ पे खड़े हैं किसके लिए? हमारे लिए। तो ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। फैक्ट नंबर 1, ये जो लड़ाई है ये 17,000 फीट के ऊपर लड़ाई है। फैक्ट नंबर 2, यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो दिन में -3 से 4 डिग्री तक यूजुअली रहता है धूप में, और रात को ये -40-50 तक चला जाता है। अब एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ कि इस जगह पे ये बेसिकली, आपने रेगिस्तान तो देखा होगा, रेगिस्तान में धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, लेकिन पेड़ पौधे नहीं है। ये भी एक रेगिस्तान है, लेकिन ये एक बर्फीला रेगिस्तान है। और प्रॉब्लम वहाँ इतनी नहीं है जहाँ जितनी यहाँ है, क्योंकि इतनी ऊंचाई के बाद एक तो ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर से यहाँ पेड़ पौधे भी नहीं है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। अब आप बस सोचते जाइए कि आगे आगे कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आएंगे। इससे पहले आपको कुछ और फैक्ट्स मैं बताता हूँ। ये तो बात हुई कि ये लड़ाई हो रही है और ये सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी है, लेकिन ये लड़ाई हुई क्यों इंडिया और चाइना के बीच में ये लड़ाई हुई? तो आपको कुछ बताता हूँ। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947
लेकिन सेम टाइम पे चाइना में एक सिविल वॉर चल रहा था। सिविल वॉर बेसिकली उनके देश में अंदर ही खलबली मची हुई। तो वहाँ के दो खेमों में बटे हुए थे लोग। एक खेमा ये कहता था कि जो हमारे राजा महाराजा हम तो उनको फॉलो करेंगे, जो कम्युनिस्ट की सरकार थी वहाँ। और एक खेमा ये कहता हम तो नेशनलिस्ट हैं, हम तो अपने देश के लिए जिएंगे, उनके लिए मरेंगे। जो इलेक्शन है वो कम्युनिस्ट की पार्टी जीत गई। तो कम्युनिस्ट की पार्टी जीतने के बाद ये वहाँ पे दो सेक्शन में बटा, तो ये कंट्री दो खेमों में डिवाइड हो गई। एक थी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि कम्युनिस्ट हो गई थी, और एक थी रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको आज आप ताइवान के नाम से जानते हैं। तो ये तो हुआ इनका गृह युद्ध। अब मैं आपको बताता हूँ आगे की कहानी। ये होने के बाद 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था पंचशील एग्रीमेंट। वो पंचशील एग्रीमेंट में क्या था, कोई भी मिलिट्री एक दूसरे को कभी हमला नहीं करेगी, इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी वॉर नहीं होगी, कोई भी सोल्जर्स आपस में अगर कोई भी बड़ी से बड़ी बात हो जाएगी तो हथियार नहीं उठाएंगे। तो आपस में बात कर सकते हैं, वैसे कुछ कर सकते हैं, पर हथियार नहीं उठाएंगे। और इसमें जो भी कुछ होगा वो दोनों देश बैठ के आपस में ऑन मीटिंग ऑन द टेबल उस पर बैठ के सुलझाएंगे। ठीक है, अब ये कहानी यहाँ तक हो गई। इसके बाद यूएन को तो पहली बार इंडिया को यूएन ने एक ऑफर दिया। ऑफर क्या था? ऑफर ये था कि एशिया में किसी एक कंट्री को वीटो पावर मिलेगी यूएन का मेंबर बनने के लिए। अब इंडिया को पहली प्रेफरेंस देते हुए यूएन ने इंडिया को बुलाया, लेकिन इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नेहरू ने एज अ गुडविल जेस्चर, एज अ फ्रेंडशिप पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने वो वीटो पावर आगे पोस्टपोन करके चाइना को दे दी, और चाइना ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और ही वाज अ मेंबर ऑफ यूएन मेंबर। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि चाइना ने तिब्बत तक अपना टेरिटरी फैलानी चालू करी, लेकिन वो टेरिटरी जब फैल रही थी तो यूजुअली हर कंट्री का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन आता था, लेकिन इंडिया ने कभी अपोज नहीं करा। इंडिया को लगा कि इनका अपना मैटर है, हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो इंडिया ने इन्वॉल्व नहीं हुआ। इंडिया के ना इन्वॉल्व होने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ी। प्रॉब्लम क्यों बढ़ी? क्योंकि तिब्बत एक बॉर्डर था हमारे बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में एक बॉर्डर पड़ता था तिब्बत। लेकिन चाइना ने जब तिब्बत को ऑक्यूपाई करा, अब इंडिया और चाइना का डायरेक्ट बॉर्डर बन गया। उस टाइम अगर वो ऑब्जेक्शन की होती या कुछ किया होता तो शायद और कंट्रीज मिलके चाइना को ताइवान को तिब्बत को कवर नहीं करती। अब तिब्बत वाले टॉपिक पे ना बोलने का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि चाइना अब अरुणाचल को और लद्दाख को वो कहने लगा ये तो तिब्बत का पार्ट है और ये पार्ट तिब्बत का है, इसलिए पार्ट हमारे अंडर आता है। तो सारा पंगा वहां से चालू हुआ। 20 अक्टूबर 1962 ये था पहला हमला जो चाइना ने किया। लेकिन ये सिर्फ लद्दाख पे नहीं किया इन्होंने लद्दाख एज वेल एज अरुणाचल प्रदेश पे किया। दोनों पे हमला हुआ। 3 हफ्ते लगभग लड़ाई चली। 3 हफ्ते के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में बैठ के पीस टॉक हुई। पीस टॉक में दोनों ने डिसाइड ये किया कि दोनों कंट्री 20-20 किलोमीटर पीछे आ जाएगी, क्योंकि इंडिया ने कुछ पार्ट चाइना का कवर कर लिया था और चाइना वालों ने कुछ इंडिया कवर कर लिया था। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आ गई कि इंडिया 20 किलोमीटर वापस आने को तैयार हो गया, लेकिन चाइना कुछ पार्ट में 60 किलोमीटर तक अंदर आ गया। अब चाइना ये कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ 20 किलोमीटर तक जाऊंगा, लेकिन बाकी का 40 किलोमीटर मैं वहीं रहूंगा। तो वो इंडियन टेरिटरी के अंदर 40 किलोमीटर पे अड़ गया। यहाँ से हुआ सारा झगड़ा शुरू, क्योंकि इस टाइम नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में बात हुई और वो इस बात पे अकड़ गए कि अब हम अपनी स्पेस नहीं देंगे। हमने बहुत आपको एज अ फ्रेंडशिप जेस्चर दिखाया, हमने बहुत आपको दोस्त, लेकिन हमारे इस रवैये को आपने हमारा गलत समझा। जब ये पीस टॉक हो रही थी तो 3 हफ्ते का जो टाइम था लड़ाई के बाद, जो 3 हफ्ते लड़ाई चली उसके बाद जो टाइम मिला पीस टॉक के लिए, उस बीच में चाइना ने और इंडिया ने दोनों ने अपनी अपनी आर्मीज को लगभग बॉर्डर पे एम्यूनिशंस वगैरह के साथ तैयार कर दिया। अब तिब्बत से लेके अरुणाचल तक चाइना एक रोड बना चुका था, तो इंडिया को पूरा विश्वास यही था कि अगर हमला होगा तो ज़्यादातर वो अरुणाचल की तरफ से ही होगा, और इसके लिए इंडिया ने लगभग अपना बहुत सारा प्रिपरेशन अरुणाचल की तरफ कर दिया था।
तो वहाँ ये जब पीस टॉक हुई उसके बाद ये सेटल डाउन हुआ, उसके बाद दोनों के बीच में संबंध बिगड़ गए तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में अब ये हो गया कि वॉर कभी भी हो सकती है। इन बिटवीन 20 अक्टूबर को ये हमला होने के बाद 17 नवंबर तक इनके बीच में छोटी छोटी आपस में लड़ाई झगड़े होते रहे। कभी किसी सैनिक को इन्होंने गोली मार दी, कभी इंडियन वालों ने चाइना वालों को मार दिया, कभी उसको पीट दिया, कभी उसको पीट दिया। तो हैंड टू हैंड फाइट्स भी होती रहती थी। तो ये धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती चली गई। अब चाइना ने रजांगला को क्यों चुना, आपको ये भी बता देता है। रजांगला के पास एक गांव पड़ता है चिशूल। जो चिशूल है वहाँ पे इंडियन एयर स्पेस बनाया हुआ था, वहाँ पे फ्लाइट्स वगैरह उतारने के लिए वो स्पेस बनाया हुआ था। अब चाइना ये चाहता था कि वो अगर एयर बेस पे हम अगर कवर कर ले तो इंडिया कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि बाय रोड तो वो कोई चांस ही नहीं है। और सर्दियों का टाइम था, बर्फ़ गिरने वाली थी, तो वैसे कोई चांस नहीं है। और एक बार जिसका कब्जा हो गया फिर 6 महीने तक बर्फ़ खुलेगी, जब तक तो हमारा हम और सेटअप कर लेंगे। तो उसके लिए रजांगला को क्रॉस करके त्रिशूल तक जाना जरूरी था। और वहीं पे त्रिशूल में जब रजांगला पे हमला हुआ तो वहाँ पे जो 124 जवान थे, उन कुमाई रेजिमेंट हमारे इंडियन आर्मी की, जब हमला हुआ उस इन बिटवीन जब ये इंटेलिजेंस के थ्रू खबर मिली तो मैनेजमेंट से मैसेज गया कि ऐसा कुछ हो सकता है और हम आपको सर्विसेज वगैरह नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बाय रोड्स बनी नहीं थी तब तक। जो बुलेट्स थी और चीज़ें थी वो नहीं, सप्लाई नहीं था बिल्कुल भी। तो उसके लिए उनको बोला कि या तो आप वॉकआउट कर दीजिए या फिर आप अपने उस पर रहिए। ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर वो तारीख 18 नवंबर 1962 सुबह 3:30 बजे चाइना ने सोचा इंडियन आर्मी के सोल्जर्स इस टाइम सो रहे होंगे तो ये सही टाइम हमला करना। तो उनकी पहली बटालियन को उन्होंने भेजा, जिसको हमारे जवानों ने ढेर कर दिया। उसके बाद आधे घंटे बाद उन्होंने दूसरी बटालियन अपनी भेजी। बटालियन नहीं थी, वो 200 बंदों को उन्होंने करके भेजा था। उसको भी इंडियन आर्मी ने मार दिया। जब तक थर्ड वेव आई, जब तक तीसरा राउंड आया चाइना की तरफ से, तब तक इंडिया के पास बुलेट्स नहीं थे। बुलेट्स थी और पुराने ज़माने की गन्स थी, जिसमें एक बारी में एक ही गन डलती थी, और वहाँ पे तो उनके पास सब कुछ था। उनके पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी मिलिट्री की वो सब थी। अब जब वो थर्ड वेव आई, अब जब हमला हुआ तो ये थी हाथापाई की लड़ाई। ये लड़ाई ऐसी लड़ाई थी जिसमें एक दूसरे का सर फोड़ के पत्थरों से, हाथों से, मुक्कों से, लातों से, बैलेट से, जो चीज एक दूसरे के हाथ में आ रही है उस पे लड़ाई हुई। ये सारी लड़ाई जो हुई, इस पूरे युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह, जिन्हों मरण उपरांत परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। लेकिन मरने से पहले जब वो घायल हो गए थे तो उनको रामचंद्र जी ने उनको उठा के और एक सेफ जगह पे लेके गए। सेफ लगे जाने के बाद मेजर साहब ने ऑर्डर दिया कि रामचंद्र जी आप जाइए और हमारे युद्ध में जो हम लड़े हैं इसकी पूरी वीर गाथा वहाँ पे बताइए। अब वो छोड़ के जाना नहीं चाहते थे रामचंद्र जी, लेकिन अब मेजर का ऑर्डर था तो मानना भी पड़ेगा। तो वहाँ से वो निकल के वापस गए। अब ये जो तीसरा राउंड जो हुआ, ये सबसे खतरनाक राउंड था, क्योंकि यहाँ कुछ था नहीं, गोलियाँ कुछ नहीं थी। लेकिन वहाँ से भी लगभग ये टोटल 5000 सैनिकों ने 124 बंदों पे हमला किया था। आप सोचिए जरा, 40 आदमी, एक बंदा 40 बंदों से लड़ रहा है, कैसे लड़े होंगे वो। ना सांस आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, ना गन्स है, ना कुछ है। बंदूक के चक्कू निकाल के उससे मार रहे हैं, सर के सर फोड़ रहे हैं, पत्थर मिल रहा है पत्थर से मार रहे हैं। हर चीज जो एज अ वेपन इस्तेमाल हो सकती थी उस काइंड सिचुएशन में, उस चीज से उन्होंने युद्ध लड़ा। इस युद्ध में लगभग चाइना के 1300 सोल्जर्स को मार दिया गया। हमारे 124 में से 114 जवान शहीद हुए। बाकी रामचंद्र जी अपने बेस पे चले गए थे और उन्होंने वहाँ जाके पूरी वीर गाथा सुनाई। और बाकी जो थे वो 7-8 बंदे जो वो वॉर प्रिजनर, चाइना ने उनको एज अ प्रिजनर बना लिया था। जब रामचंद्र जी वापस गए, उन्होंने अपनी सारी गाथा बनाई, तो इंडियन मिलिट्री को लगा कि भैया ये बंदा तो भाग के आ गया,
और इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो उन्होंने उस पर केस डाल के उनको अंदर कर दिया। तो जो वॉर प्रिजनर्स थे उनमें से एक और थे हमारे निहाल सिंह जी, जो रात को वहाँ कस्टडी में से, चाइना की प्रिजन में से भाग के आ गए और जिंदा बचाए। तो जब वो आए और उनसे बात हुई तो दोनों की जो स्टोरी थी, जब बाद में एक दूसरे ने जब बताई तो वो एक ही स्टोरी निकली, जिसके बाद रामचंद्र जी को बाइज्जत बरी किया गया और उनको पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद शैतान सिंह की बॉडी जो थी, वो मेजर शैतान सिंह की बॉडी नेक्स्ट ईयर उनकी बॉडी मिली, क्योंकि बर्फबारी होने के बाद वो सारा का सारा जितना भी था वो सब बर्फ में चला गया। लेकिन इस कहानी में एक कैरेक्टर और था। इस कहानी के 4 कैरेक्टर थे। एक थे मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने लड़ने से पहले अपनी पूरी बटालियन से पूछा कि आप लड़ना चाहेंगे या वापस जाएंगे, लेकिन पूरी बटालियन ने ये बोला कि सर मरेंगे पर वापस नहीं जाएंगे। बाबा कृष्ण की जय के नारे वहाँ गूंजे। तो सब यादव समाज से आते थे। वहाँ दूसरे रामचंद्र जी थे, जिन्होंने ये सारी बेस पे आके अपना सब कुछ बताया, जिसको आज हमें पता लगा और आज हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हमने कितना प्राउड है कि हमें हमारे पास ऐसी आर्मी है। थर्ड थे वो जो खुद कैद में थे और कैद तोड़ के वापस आए और किसी तरीके से सेफ पहुंच पाए और सारी बात बताई। फोर्थ थे नायक हुकुमचंद जी। ये उस टाइम के, आप इनको कह सकते हैं आज के जो एवेंजर्स आते हैं उसमें जो हल्क थे, ये वो थे। 6 फुट से ऊपर थे और इन्होंने चीनी 5-5 फुट के चीनीज होते थे उस टाइम, उनको सर पकड़ पकड़ के ऐसे फोड़ के इन्होंने मारा। और जब वो वीरगति को प्राप्त हुए तो चाइनीज सेना ने उनको दफनाया और उनको पूरा सलूट करा, पूरा इज्जत मान बख्शा कि ये ऐसा। और उन्होंने उनके वॉर में कुछ बुक्स में उन्होंने लिखा है कि हमने ऐसा योद्धा अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जिसे एक बंदे ने 10-10 आदमियों के ऐसे यूं फोड़ के, सर फोड़ के, पैर पकड़ा और ऐसे जमीन पे मार के ऐसे मारा हो। तो कह रहे हमने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। ये 4 किरदार थे इस कहानी में। अब आप सोचिए, जो आज आप पैंगयोंग जाते हैं, कहीं जाते हैं, आपको ज़्यादा दूर नहीं, मैं आप एक छोटी सी बात बताता हूँ कि यहाँ से आपको लद्दाख जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको रजांगला युद्ध की श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता नहीं होगा, रेवाड़ी के अंदर, दिल्ली से 80-90 किलोमीटर दूर पड़ता है, रेवाड़ी के अंदर प्रॉपर मेमोरियल बनाया हुआ है। उन सब जवानों के नाम और सारी चीज़ डिटेल्स लिखी हुई है। कभी आप उस रूट पे जाएं तो वहाँ रुकें, देखें उसे, उनको सलूट करें। आज उनकी वजह से हम यहाँ हैं। ये चीज़ें लाइफ में ऐसे ही नहीं मिलती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लद्दाख भी जाइए आप, घूमे फिरे, पर एक बार उस मेमोरियल पे जरूर जाइएगा, महसूस कीजिएगा उसको, कैसे जवानों ने बर्फ के अंदर अपने आप को खो दिया। और सरप्राइज आपको बताऊं, एक भी जवान की बॉडी के बैक पे गोली नहीं थी, सब गोली जितनी भी थी आगे खाई हुई थी। कुछ जवान तो ऐसे बर्फ में, ऐसे एक हाथ में हैंड ग्रेनेड है, पिन निकाली हुई है और ऐसे पड़े फेंकने के लिए, और वो वहीं गोली लग के मर गए। वो ऐसे कैसे बर्फ में जमे मिले। जब इंडियन आर्मी बाद में हुआ क्या, ये युद्ध होने के बाद बर्फबारी चालू होगी। बर्फबारी होने के बाद अमेरिका, यूके और यूएसएसआर, संयुक्त राज्य संविधान, ये सब इंडिया के सपोर्ट में खड़े हुए। ये जब सब इंडिया के सपोर्ट में आना चालू हुए, वर्ल्ड वॉर के लगभग हो गया था सिचुएशन, तो चाइना ने बैकआउट किया। अदरवाइज चाइना के तो प्लान्स बहुत आगे के थे, लेकिन ये सारी कंट्री इंडिया के सपोर्ट में आई तो चाइना बैकआउट करी। और आज यही रीज़न है जो आज आप वहाँ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दोबारा ये चीज़ें कभी भी हो सकती हैं। अब दोबारा तैयारी चाइना की इसी की है, तो बी केयरफुल।